जय हिंद दोस्तों। आप सभी का स्वागत है आपके अपने इस YouTube चैनल स्टडी अपने लिए पे। आज हम लोग क्या करेंगे, आज हम लोग इकोनॉमिक्स पढ़ेंगे। ठीक है, इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स पर ये आएगा कहाँ पे, ये आपका एसएससी में आएगा। ठीक है, एसएससी का जो एग्ज़ाम्स होता है, चाहे आपका सीजीएल हो, एमटीएस हो, जीडी हो, स्टैंड हो, सभी में, या अभी आपका आरआरबी यानी रेलवे, ये एनटीपीसी हो गई, या फिर ग्रुप डी, ये सब में काफ़ी वैकेंसी है, तो सब में पूछा जाएगा। ठीक है, तो इसको हम लोग अच्छे से देखेंगे। मैं नोट से इसलिए पढ़ा रहा हूँ कि आपका सिलेबस जल्दी कंप्लीट हो जाए। ठीक है, बाकी मैं लिख लिख के पढ़ाऊँगा, सिलेबस काफ़ी टाइम पे लगेगा, और मैं चाहता हूँ कि जल्दी जल्दी आप लोग सिलेबस कंप्लीट करें और इस बार ज़रूर से ज़रूर जॉब लें। तो स्टार्ट करते हैं। इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक्स आया क्यों? ठीक है, होता है क्या है इकोनॉमिक्स? ठीक है, यहाँ पे इकोनॉमिक्स आया क्यों, यहाँ इकोनॉमिक्स होता है क्या? तो मैनेजमेंट ऑफ रिसोर्सेज, रिसोर्स को मैनेजमेंट करना, यही इकोनॉमिक्स होता है। बेटर एलोकेशन, उसका बेटर एलोकेशन करना रिसोर्सेज का, सिलेक्शन ऑफ बेस्ट अल्टरनेट, या फिर ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन, रिसोर्सेज का अच्छे से यूटिलाइज करना, ये सभी इकोनॉमिक्स है। अगला, इकोनॉमिक्स आया क्यों? इमर्ज, वाई इमर्जेस, अराइजेस। तो हमारे पास रिसोर्सेज क्या है? लिमिटेड, और हमारा ज़रूरत क्या है? ज़्यादा, इसलिए है हमारे पास इकोनॉमिक्स। अगला, लैक, सैक्रिसिटी, यानी कमी है, रिसोर्सेज का क्या है? कमी है हमारे पास, इसीलिए हम अपने को चाहिए इकोनॉमिक्स। अगला, फादर ऑफ इकोनॉमिक्स, यानी फादर या फिर माइक्रो इकोनॉमिक्स, या तो इकोनॉमिक्स समझिए या माइक्रो इकोनॉमिक्स समझिए, जो समझना है समझिए। इनके फादर का नाम क्या है? तो फादर का नाम इंपॉर्टेंट करेंगे, एडम स्मिथ। ठीक है, फादर ऑफ इकोनॉमिक्स जो है एडम स्मिथ, जो कि कहाँ के? स्कॉटलैंड, यूनाइटेड किंगडम के। ठीक है, अगला है एडम स्मिथ के द्वारा जो बुक लिखा गया था, दो बुक लिखा गया था, द वेल्थ ऑफ नेशन। ठीक है, अगला बुक है द थ्योरी ऑफ मॉरल सेंटीमेंट्स। अगर ये कब लिखा गया था ये आपको नहीं भी याद है तो कोई बात नहीं, आप ये बुक का नाम याद करेंगे कि द वेल्थ ऑफ नेशन। ठीक है, और द थ्योरी ऑफ मोरल सेंटिमेंट्स, ये दोनों बुक एडम स्मिथ के द्वारा लिखा गया है। अगला बात करते हैं फादर ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। मैक्रो इकोनॉमिक्स के फादर कौन है? तो जॉन मेनार्ड, ठीक है, केनियस। ठीक है, ये फादर ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स के हैं, जो कि ब्रिटेन यूके के हैं। और इन्होंने भी बुक लिखा, इनका बुक का नाम है द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट। ठीक है, और इंटरेस्ट एज मनी, ये दो बुक लिखा गया, जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट और इंटरेस्ट एज मनी, जो कि 1936 में लिखा गया था। ठीक है, अगला पॉइंट है यहाँ पे माइक्रो और मैक्रो, ये दोनों टर्म। ठीक है, ये जो टर्म है ये दिया गया किनके द्वारा? रैगो और फ्रिंच के द्वारा ये दिया गया। किसके द्वारा दिया गया? रैगो और फ्रिंच के द्वारा, जो कि नॉर्वे के हैं। अगला है इकोनोमेट्रिक। इकोनोमेट्रिक एक वर्ड है जो कि इसके द्वारा रैगॉन फ्रिंच के द्वारा दिया गया था। ठीक है, जो कि नॉर्वे। अगला बात करेंगे, पहला नोबेल प्राइज इकोनॉमिक्स में दिया गया 1969 में, रैगो और फ्रिंच को दिया गया था। ठीक है, देन फिर उसके बाद जैन जिनबर्ग को दिया गया था। अगला बात करेंगे, इंडिया का कुछ व्यू है यहाँ पे। जैसे इंडिया में नोबेल प्राइज जो है इकोनॉमिक्स में भी दिया गया, जैसे अमर्त्य सेन को दिया गया और अभिजीत बैनर्जी को दिया गया। अमर्त्य सेन को 1998 में, ठीक है, और 2019 में अभिजीत बैनर्जी को। अगला वर्ड है यहाँ पे इकोनॉमिक्स वर्ड लिटररी मीन्स। इकोनॉमिक्स वर्ड का लिटररी मीनिंग यानी मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है हाउस होल्ड मैनेजमेंट, यानी घर पे जो मैनेजमेंट होता है, इसे ही हम लोग इकोनॉमिक्स बोलते हैं। अगला, इकोनॉमिक्स वर्ड डिराइव फ्रॉम। इकोनॉमिक्स वर्ड आया कहाँ से? ये ग्रीक लैंग्वेज है। ठीक है, ग्रीक लैंग्वेज है, वो ग्रीक लैंग्वेज का क्या नाम है? ओक्योनोमोस। ठीक है, ओक्योनोमोस, यहीं से आपका ओक्योनोमोस बोलिए या फिर ओक्योनोमिया। ठीक है, ये दोनों वर्ड से ही आपका इकोनॉमिक्स बना है, जिसमें ओक्यो का मतलब होता है हाउस, नोमोस का मतलब होता है लॉ, रूल्स, मैनेजमेंट, यानी हाउस में जो रूल्स लगता है, और या फिर लॉ हो गया या मैनेजमेंट हो गया, तो वही सब चीज़ है। अगला आता है वर्ड है यहाँ पे मैक्रो में क्या क्या आता है और माइक्रो में क्या क्या आता है। ठीक है, यहाँ पे हो गया माइक्रो और ये हो गया मैक्रो। माइक्रो में क्या आएगा? डिमांड, सप्लाई, प्रोडक्शन और प्राइजेस ऑफ प्रोडक्ट, सारे को हम लोग को डिटेल में पढ़ना है। ठीक है, डिटेल में देखेंगे। अगला, इन्फ्लेशन यानी महंगाई क्या होता है, पॉवर्टी गरीबी, अनएम्प्लॉयमेंट, ठीक है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट जीडीपी, ठीक है, एनएनपी, ये सब सारा चीज़ देखना, नेशनल पर कैपिटा इनकम, इकोनॉमिक ग्रोथ, ठीक है, ये सभी चीज़ें देखना है। तो देखते हैं हम लोग धीरे धीरे। अब आएंगे इकोनॉमिक। वाई इकोनॉमिक क्या होता है? इकोनॉमिक्स चलिए देखते हैं। ये जोग्राफिकल एरिया, ठीक है, एक ऐसा जोग्राफिकल एरिया या फिर प्लेस जहाँ पे क्या होगा? लिमिटेड रिसोर्सेज, रिसोर्सेज क्या हो? लिमिटेड। द जोग्राफिकल एरिया प्लेस वेयर लिमिटेड रिसोर्सेज आर अवेलेबल टू फुलफिल अनलिमिटेड वांट। ठीक है, जैसे एक ऐसा एरिया जहाँ पे क्या है, जरूरत काफ़ी ज़्यादा है, और जो चीज़ का ज़रूरत है वो कम है। ठीक है, जैसे ये सब कहाँ पे? विलेज में, सिटी में, स्टेट में और कंट्री में। ठीक है, मीन्स आपको फ़ोन का काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है और वहाँ पे फ़ोन का शॉर्टेज है। ठीक है, तो ये होता है।
टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक्स देखिए, अगर हम ऑन द बेसिस ऑफ इकोनॉमिक इनकम के बेसिस में देखेंगे, ठीक है, कितनी तरह का इकोनॉमी होता है, ट्रेड के बेसिस में देखेंगे, बेसिस ऑफ आइडियोलॉजी के बेसिस में देखेंगे, और एक डेवलपमेंट, ये चारों के बेसिस में हम लोग को इकोनॉमिक्स को देखना है कितने टाइप्स के होते हैं। तो वन बाय वन देखते हैं। अगर हम इनकम के बेसिस में देखें तो हाई इनकम कंट्री यानी ऐसा कंट्री जिसका इनकम $13,205, ठीक है, $13,205 से ज़्यादा हो, वो हाई इनकम कंट्री है। जबकि अगर 13,205 तक हो, उससे कम हो, कितना कम होना चाहिए, 4,256, यानी 4,256 से लेके 13,205 तक अगर इस कैटेगरी में इनकम है तो वो अपर मिडिल इनकम कैटेगरी में आता है, ठीक है। और लोअर मिडिल इनकम में बात करूँ तो 1,086 से लेके $4,255 तक वो आता है लोअर मिडिल इनकम। एंड लो इनकम आता है 1,086 से कम अगर है इनकम तो वो आपका लो मिडिल इनकम आएगा, ठीक है। अब इसमें बात क्या होता है, एवरेज इनकम से जो नेशनल इनकम होता है, ठीक है, एवरेज इनकम टू नेशनल इनकम, यहाँ पे क्या, एवरेज इनकम ऑफ ऑल सिटीजन ऑफ ए कंट्री इन ईयर, ठीक है। एवरेज इनकम क्या होता है, एवरेज इनकम ऑफ ऑल सिटीजन ऑफ द कंट्री इन अ ईयर, ठीक है। और नेशनल इनकम बटे टोटल पॉपुलेशन, ठीक है, नेशनल इनकम में अगर टोटल पॉपुलेशन होता है। अगला इनकम बेस्ड क्लासिफिकेशन, इनकम बेस्ड क्लासिफिकेशन किसके द्वारा किया जाता है, वर्ल्ड बैंक के द्वारा। अगला वर्ल्ड बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ है, ये वॉशिंगटन डीसी में है वर्ल्ड बैंक का हेडक्वार्टर। अगला है इंडिया का एवरेज इनकम कितना है, $2,200। तो इंडिया अपना कौन सा इस बेसिस में कहाँ पे स्टैंड करेगा, ये आपको यहाँ पे स्टेट करेगा, ठीक है। लोअर मिडिल इनकम की कैटेगरी में इंडिया अपना स्टैंड करता है, क्योंकि इंडिया का जो एवरेज इनकम कितना है, $2,200 है, ठीक है। तो आई होप ये आपको समझ में आएगा इनकम बेस क्लासिफिकेशन, जिसमें हायर में आपका 13,250 से ज़्यादा होता है, जबकि लोअर में आपका 1,086 से कम होता है, और 86 से ऊपर 4,200 तक का रहता है तो लोअर मिडिल, और 4,200 से ऊपर 13,000 तक आपका अपर मिडिल। तो ये था इनकम बेस्ड क्लासिफिकेशन। अभी हम लोग देखेंगे ट्रेड बेस, ठीक है। ट्रेड बेस में देखेंगे तो एक होता है अपना ओपन इकोनॉमी, ठीक है। ओपन इकोनॉमी क्या होता है, जहाँ पे बैरियर फ्री हो, ठीक है, बैरियर फ्री, नो रिस्ट्रिक्शन ऑन ट्रेड, ठीक है। मतलब बैरियर क्या हो, बाधा हो, कोई तरह का बाधा नहीं हो, ग्लोबल ट्रेडिंग, आप इंडिया से अफ्रीका, न्यूजीलैंड, अमेरिका कहीं पे भी आप व्यापार करो, ये फ्री है, ठीक है। एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट आप परमिटेड, आप कहीं से भी कुछ भी सामान मंगा सकते हो, भेज सकते हो, ये सारा परमिट है। अगला है फॉरेन इन्वेस्टमेंट अलाउड, ठीक है। फॉरेन इन्वेस्टमेंट आपका अलाउड है, यानी विदेश में आप पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं, ये सब आपका ओपन इकोनॉमिक की कैटेगरी में आता है, ठीक है। एक वर्ड आता है ग्लोबलाइजेशन, क्या होता है ग्लोबलाइजेशन, टू एक्सचेंज गुड, ठीक है, टू एक्सचेंज गुड्स, सर्विस और कैपिटल, टेक्नोलॉजी विथ रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है। अगर हम लोग गुड्स को यानी सामान हो गया, कोई सर्विस दे रहे हैं किसी को, ठीक है, देन किसी का फ़ोन हमने बना दिया, या फिर कैपिटल किसी को पूंजी देना, या फिर टेक्नोलॉजी के बारे में एप्लीकेशन डेवलप वगैरह करना, टेक्नोलॉजी का कुछ हेल्प करना, ठीक है, पूरे रेस्ट ऑफ वर्ल्ड के साथ, इसको हम लोग ग्लोबलाइजेशन बोलते हैं, ठीक है, ग्लोबलाइजेशन। नोट करके एक पॉइंट हमने लिखा है कि नो ग्लोबलाइजेशन रिलेटेड टू ओपन इकोनॉमी, ठीक है। अगला है क्लोज्ड इकोनॉमी, क्या होता है क्लोज्ड इकोनॉमी, यानी क्लोज्ड यानी बंधा हुआ, यहाँ पे रिस्ट्रिक्शन होगा, बैरियर होगा ग्लोबल ट्रेड में विदेश के लिए, ठीक है। नेदर एक्सपोर्ट, ना ही हम सामान मंगवा सकते हैं ना ही भेज सकते हैं। फॉरेन इन्वेस्टमेंट नोट, यानी विदेश में जाके आप पैसा नहीं रख सकते हैं, ठीक है। तो ये सब आपका क्लोज्ड इकोनॉमी के कैटेगरी में आता है। और अगला आता है प्रोटेक्शनिज्म, क्या होता है, प्रोटेक्शनिज्म क्या होता है, टू प्रोटेक्ट डोमेस्टिक इंडस्ट्री, यानी डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज जो है, यानी अपने यहाँ की जो इंडस्ट्रीज है उसको इंटरनेशनल कंपटीशन से प्रोटेक्ट करना, ठीक है, यही है प्रोटेक्शनिज्म, ठीक है। अगला है प्रोटेक्शनिज्म, क्या होता है, इज रिलेटेड टू क्लोज इकोनॉमी, ये किससे रिलेटेड है, क्लोज इकोनॉमिक से रिलेटेड है, ठीक है। और जैसे ये मैंने बताया था ग्लोबलाइजेशन जो है, नो ग्लोबलाइजेशन रिलेटेड टू ओपन इकोनॉमी, ठीक है। अगला डंपिंग, डंपिंग क्या होता है, डंपिंग में क्या होता है, इसमें क्या होता है ना, हम लोग जो सामान है, ठीक है, उसको हम लोग ज़्यादा दाम में बेच देते हैं डोमेस्टिक मार्केट पे, और कम प्राइस में बेचते हैं फॉरेन मार्केट, मतलब कि ये मान के चलिए कि जैसे चाइना वाले क्या करते हैं ना, चाइना में अगर फ़ोन बना तो वो क्या करेंगे, फ़ोन को बेचेंगे 25,000 रुपये में अपनी कंट्री में, और यहाँ पे इंडिया में आके वो बेचेंगे 10,000 रुपये में, तो इसको बोलते हैं डंपिंग, टू सेल प्रोडक्ट एट हाई प्राइस इन डोमेस्टिक मार्केट एज सेल एट लो प्राइस इन फॉरेन का मार्केट, और वहाँ कंपटीशन को बढ़ाते हैं, तो ये होता है डंपिंग। आई होप ये डंपिंग क्लियर हुआ होगा।
अगला बात करते हैं यहाँ पे ऑन द बेसिस ऑफ डेवलपमेंट। डेवलपमेंट के बेसिस में कितनी तरह से हम लोग क्लासिफाई कर सकते हैं। एक होता है डेवलप्ड कंट्री, ठीक है, जो कि जिसका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जो है बहुत ज़्यादा बढ़िया है, हाई स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, ठीक है, 3 स्टार मैंने दे दिया इनको। अगला डेवलपिंग कंट्री, जो यानी डेवलप कर रहे हैं, ठीक है, मतलब पूरा नहीं हुआ, मतलब कर रहे हैं, ठीक है, मीडियम स्टैंडर्ड उनका लिविंग का। और एक अंडर डेवलप कंट्री, यानी लिविंग है पर लो स्टैंडर्ड, उतना अच्छा स्टैंडर्ड नहीं, लो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है, वो अंडर डेवलप कंट्री। और इंडिया जो है वो कहाँ स्टार्ट करता है, डेवलपिंग में, ठीक है, हम लोग बोलते भी हैं। तो इंडिया क्या है, डेवलपिंग कंट्री है। अगला स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को हम लोग कैसे डिसाइड करते हैं कि उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग अच्छा है, खराब है, बेकार है, कैसा है। तो लिटरेसी, पढ़े लिखे कितने हैं, ठीक है, लिखना पढ़ना जानते हैं कि नहीं, इनकम कैसा है, कमा रहे हैं कि नहीं, कितना कमाते हैं। लाइफ एक्सपेक्टेंसी यानी जीवन, क्या वो 40 साल में टपक जा रहे हैं, 50 में टपक जा रहे हैं, 70 जी रहे हैं या 80 जी रहे हैं, या 120 साल तक सर्वाइव कर रहे हैं। लाइफ एक्सपेक्टेंसी कितना है, ठीक है, ये होता है आपका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। अगला है अदर्स। अदर्स में भी आता है गरीबी, अनएम्प्लॉयमेंट इन गरीबी, यानी और एक अनएम्प्लॉयमेंट इन जॉब है ही नहीं, ये सब चीज़ें सब देखनी पड़ती है। अगला है ऑन द बेसिस ऑफ आइडियोलॉजी। आइडियोलॉजी के बेसिस में हम लोग देखते हैं, इसमें क्या है, कैपिटलिज्म, मार्केट और फ्री इकोनॉमिक, ठीक है। इसके जो सपोर्टर है वो कौन है, एडम स्मिथ जो है इनके सपोर्टर है, कैपिटलिज्म के, मार्केट के और फ्री इकोनॉमिक। इसमें क्या होता है, प्राइवेट सेक्टर ऑनरशिप होता है, ठीक है, यानी जो भी हो प्राइवेट सेक्टर ऑनरशिप, यानी गवर्नमेंट का कोई तरह का इंटरफेयर नहीं होगा, रिसोर्सेज अंडर कंट्रोल ऑफ प्राइवेट सेक्टर, right to private property, maximum profit is major objective, price decided by the market force, demand and supply. अगला है क्या, कस्टमर सेटिस्फैक्शन, कस्टमर एज अ गॉड और किंग, इनकम इनइक्वालिटी, ठीक है। और ये कहाँ पे चलता है, यूएसए, जापान, यूरोप कंट्री में। यहाँ पे क्या होता है ना, होता है क्या, हर चीज़ प्राइवेट के हाथ में, ठीक है, जो चीज़ है प्राइवेट के हिस्सा है, के पास है, गवर्नमेंट में कोई इंटरफेयर नहीं होता है, ठीक है, जो भी है वो सारा प्राइवेट वाले कंट्रोल कर रहे हैं। वो प्राइवेट वाले के पास राइट है कि वो प्राइवेट प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं, मैक्सिमम प्रॉपर्टी उनका, मतलब प्रॉफिट, यानी ज़्यादा से ज़्यादा वो इनकम करे, अर्न करे, यही उनका मेजर ऑब्जेक्टिव रहता है, क्या कि ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम प्रॉफिट करना है उनको, ठीक है। और प्राइस डिसाइड होगा, प्राइस क्या मार्केट फोर्स के द्वारा ही डिसाइड होगा, क्या कितना उसका ज़रूरत है, कितना उनका नीड है, उस हिसाब से प्राइस डिसाइड होगा, उनका दाम कितना रखना चाहिए। और एक चीज़, और कस्टमर का सेटिस्फैक्शन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट, कस्टमर को चाहिए क्या वही देना है अपने को, ठीक है। जो इसके एग्जाम्पल है यूएसए, जापान, यूरोप कंट्री, ठीक है। अगला देखेंगे सोशलिज्म, सेंट्रल और प्लान्ड इकोनॉमी क्या होता है, जो कि कार्ल मैक्स के द्वारा दिया गया था। पब्लिक सेक्टर ऑनरशिप, यानी पब्लिक के हाथ में रहेगा, यानी गवर्नमेंट का इंटरफेयर होगा, ठीक है। रिसोर्सेज जो होगा गवर्नमेंट के कंट्रोल में, नो राइट टू प्राइवेट प्रॉपर्टी, मैक्सिमम सोशल वेलफेयर इज मेन ऑब्जेक्टिव, प्राइस डिसाइडेड बाय गवर्नमेंट, इकोनॉमिक वर्क थ्रू प्लानिंग, लो ग्रोथ रेट। इसका एग्जांपल है यूएसएसआर, ठीक है, 1922 से लेके 1991, ठीक है। इसका बात है, इसका फादर और इनके सपोर्टर जो है सोशलिज्म के, कार्ल मैक्स है। इसमें क्या होता है ना, जो भी चीज़ होती है वो क्या होता है, गवर्नमेंट के हाथ में, गवर्नमेंट ही उनको चलाएंगी, ठीक है, गवर्नमेंट के कंट्रोल में रहेगा, कोई भी वो प्राइवेट वाला उनको खरीद नहीं सकता, सिर्फ गवर्नमेंट ही चलेंगे। गवर्नमेंट का टारगेट क्या था, मैक्सिमम सोसाइटी, समाज का ज़्यादा से ज़्यादा भला हो, ठीक है, प्राइस जो है कितना दाम रखना है नहीं रखना है गवर्नमेंट ही डिसाइड करेगी, ठीक है। तो ये सभी, और ग्रोथ रेट भी क्या होता है ना इसमें, कम होता है, देखिए लो ग्रोथ रेट, ग्रोथ रेट क्या होता है, कम होता है। तो ये था सोशलिज्म, ठीक है, ये जो कार्ल मैक्स के सपोर्टर के द्वारा ये होता है, वो इनको सपोर्ट करते थे। अगला कुछ कुछ चीज़ और है, जैसे बाइबल ऑफ सोशलिज्म, ठीक है, बाइबल ऑफ सोशलिज्म कौन है, डास कैपिटल, ठीक है, रॉट बाय कार्ल मैक्स। अगला यूएसएसआर फॉर्मेशन 1922, वी व्लादिमीर लीनी। अगला यूएसएसआर क्लोज्ड और टर्मिनेट कब हुआ था, 1991 में, मिखल्स, ठीक है। अगला फर्स्ट कंट्री आउट फ्रॉम यूएसएसआर, लिथुआनिया, जो कि पहला कंट्री है जो यूएसएसआर से बाहर हुआ। कोल्ड वार कब हुआ था, यूएसए और यूएसएसआर में ये हुआ था, आपका सेकेंड वर्ल्ड वॉर भी बोलते हैं इनको। अगला वॉल ऑफ बर्लिन, ठीक है, वॉल ऑफ बर्लिन का है जर्मनी में, जो कि एक सिंबल है कैपिटलिज्म एंड सोशलिज्म का। अगला बात करेंगे मिक्स्ड इकोनॉमी, क्या होता है मिक्स्ड इकोनॉमी।
इसमें को एग्जिस्टेंस होता है पब्लिक सेक्टर का और प्राइवेट सेक्टर का, ठीक है, दोनों मिलकर काम करेंगे, यानी पब्लिक का भी कुछ होगा, प्राइवेट का होगा। इंडिया का सीधा एग्जांपल है, जैसे रेल का आप देख सकते हैं गवर्नमेंट का है, ठीक है, प्लेन देख सकते हैं प्राइवेट का है। तो ये आपका मिक्स इकोनॉमी की कैटेगरी में आएगा, जैसे ब्रिटेन, ब्राजील, इंडोनेशिया, यहाँ पे मिक्स इकोनॉमी चलती है, ठीक है, कुछ पब्लिक का है, कुछ प्राइवेट का है। अगला है कम्युनिज्म, ठीक है, क्या होता है कम्युनिज्म? क्या होता है? वन पार्टी वन आइडियोलॉजी, एक ही पार्टी होगा, एक ही आइडियोलॉजी होगा, वही जो होंगे वही डिसाइड करेंगे। तो इनका एग्जांपल है चाइना, वियतनाम, नॉर्थ कोरिया, ठीक है, कुबा, ये सब। जैसे वहाँ पे देखते हैं ना कि कोई फ़ोन नहीं यूज़ करेगा, कोई ये यूज़ नहीं करेगा, जो है वो खुद ही करेंगे, ना देश से कुछ आएगा ना जाएगा, ठीक है, वन पार्टी वन आइडियोलॉजी। अगला बेसिक सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमिक्स, बेसिक और सेंट्रल प्रॉब्लम होता है इकोनॉमिक्स का, क्या होता है? क्या हम लोग प्रोड्यूस करें, व्हाट टू प्रोड्यूस, यानी व्हाट टू प्रोड्यूस, क्या प्रोड्यूस करें, यानी चॉइस ऑफ प्रोडक्ट। हाउ टू प्रोड्यूस, कैसे प्रोड्यूस करें, कैसे बनाए, यानी चॉइस ऑफ टेक्निक, कौन सा टेक्निक यूज करना है। फॉर हुम टू प्रोड्यूस, किसके लिए, चॉइस टू कंज्यूम। अगला है DIPAM, क्या होता है DIPAM? इन डिपार्टमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट एज पब्लिक एसेट मैनेजमेंट, ठीक है, ये फुल फॉर्म है DIPAM का, डिपार्टमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट पब्लिक एसेट मैनेजमेंट। अगला टाइप ऑफ सेक्टर, कितने तरह के सेक्टर होते हैं? अगर हम ऑनरशिप के बेसिस में डिसाइड करें तो तीन तरह का सेक्टर है, पब्लिक, प्राइवेट और जॉइंट। पब्लिक यानी पब्लिक सेक्टर ऐसा होता है जिसमें 50% से ज़्यादा सेक्टर गवर्नमेंट के पास हो, ठीक है, गवर्नमेंट है मोर देन 50% शेयर होल्डिंग। और प्राइवेट क्या होगा, जिसमें गवर्नमेंट के पास 50% से कम हो, 50% से कम यानी 49% हो। और ज्वाइंट सेक्टर क्या होता है, यानी दोनों के पास 50-50 हो, यानी PPP मोड, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, ठीक है। जैसे आजकल कॉलेजेस में आपने देखा होगा, एक होती है फुल्ली गवर्नमेंट, एक होती है प्राइवेट, एक होता है PPP मोड यानी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, जिसमें फी आपको थोड़ा कम लगता है, ठीक है। अगला है नेशनलिज्म, क्या होता है नेशनलिज्म? जब कोई प्राइवेट सेक्टर का ऑनरशिप, ठीक है, प्राइवेट सेक्टर का ऑनरशिप, ये प्राइवेट सेक्टर का ऑनरशिप इसको क्या गवर्नमेंट को दिया जाए, किसको, यानी पब्लिक को, यानी गवर्नमेंट को दिया जाए, ये है नेशनल। और ये प्राइवेटाइजेशन इसके अपोजिट है, जस्ट अपोजिट, जब पब्लिक सेक्टर का ऑनरशिप ये प्राइवेट को दिया जाए, ठीक है, ये अगर प्राइवेट को देंगे तो प्राइवेटाइजेशन, और गवर्नमेंट को देंगे तो ग्रोवेटाइज, क्या बोलते हैं, नेशनलाइजेशन, ठीक। तो ये चीज़ है। और इंडिया में क्या हो रहा है, ज़्यादातर प्राइवेटाइजेशन हो रहा है, जिससे लोग काफ़ी ज़्यादा भड़के हुए हैं। अगला है फॉर प्राइवेटाइजेशन गवर्नमेंट डू डिस इन्वेस्टमेंट, ठीक है, अगर प्राइवेट करना तो गवर्नमेंट क्या होता है, अपना शेयर बेचती है, यानी डिस इन्वेस्टमेंट करती है, दैट मीन्स गवर्नमेंट सेल और रिड्यूस इट्स शेयर होल्डिंग। डिस इन्वेस्टमेंट कम्स अंडर DIPAM, ठीक है, DIPAM डिपार्टमेंट ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, ठीक है, यानी डिपार्टमेंट ऑफ मिनिस्ट्री एंड फाइनेंस के अंडर आता है। और DIPAM का मैंने यहाँ पे लिखवाया भी आप लोगों को, जैसे आप देख सकते हैं, डिपार्टमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट एज पब्लिक एसेट मैनेजमेंट, ठीक है। आगे बात करते हैं, आगे क्या है, ऑन द बेसिस ऑफ वर्किंग कंडीशन। अभी मैंने देखा था सेक्टर के हिसाब से कितना तरह, ऑनरशिप के हिसाब से पब्लिक सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर, जॉइंट सेक्टर, ठीक है। अब देखेंगे यहाँ पे हम लोग वर्किंग कंडीशन कैसा, ऑर्गेनाइज सेक्टर और एक होता है अनऑर्गेनाइज। ऑर्गेनाइज मतलब क्या, फिक्स जॉब, फिक्स सैलरी, ठीक है, लेबर एंड वर्कर रिलेटेड लॉस आर एप्लीकेबल, फ्यूचर सिक्योरिटी एग्जांपल PF, ठीक है, प्रोविडेंट फंड बोलते हैं। यहाँ पे क्या होता है, जॉब आपका फिक्स है, सैलरी भी फिक्स है, ठीक है, आपका फिक्स जॉब है कि सुबह 9 बजे जाओ, रात को आओ, ठीक है, 8 बजे आओ, ऐसा सिस्टम है। फिर सैलरी भी फिक्स है, 20,000 रुपये मिलेगा महीना, या 30,000 मिलेगा, या 1 लाख मिलेगा, जो भी है फिक्स है। लेबर और वर्कर जो भी है उसके रिलेटेड लॉ एप्लीकेबल है, कि उनको कैसा वर्किंग कंडीशन होना चाहिए, ठीक है, कैसा छुट्टी देना, सारा ये रूल्स रेगुलेशन होता है। फ्यूचर का सिक्योरिटी है क्या, उनको बुढ़ापा में PF वगैरह, ये सब है। और अनऑर्गेनाइज में क्या है, फिक्स जॉब नहीं है, नो फिक्स जॉब, नो फिक्स सैलरी, लेबर एंड वर्कर रिलेटेड आर नॉट एप्लीकेबल, नो फ्यूचर सिक्योरिटी, ये सब चीज़ है, ठीक है, ऑर्गेनाइज और अनऑर्गेनाइज सेक्टर पे, ठीक है, क्लियर। अगला है ऑन द बेसिस ऑफ एक्टिविटी, एक्टिविटी के बेसिस में देखेंगे प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर और टर्शरी सेक्टर। प्राइमरी क्या होता है, एक्टिविटी रिलेटेड टू एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर से रिलेटेड अगर हम कुछ काम कर रहे हैं या से रिलेटेड कुछ काम कर रहे हैं
तो वो प्राइमरी सेक्टर में आता है। इट इज़ कॉल्ड एग्रीकल्चर सेक्टर, इसको एग्रीकल्चर सेक्टर भी बोलते हैं। और इसको हम लोग रेड कॉलर जॉब बोलते हैं। ये इंपॉर्टेंट बनता है, आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है रेड कॉलर जॉब किसको बोलते हैं, ये प्राइमरी सेक्टर को बोलते हैं, ठीक है। अगला है सेकेंडरी सेक्टर, एक्टिविटी रिलेटेड टू मैन्युफैक्चरिंग। अगर मैन्युफैक्चरिंग वाला काम हो रहा है, कंस्ट्रक्शन वाला कुछ काम हो रहा है, तो वो आपका सेकेंडरी सेक्टर में आता है। इसको इंडस्ट्रियल सेक्टर भी बोलते हैं। इट इज नोन एज ब्लू कॉलर जॉब, इसको क्या है, ब्लू कॉलर जॉब बोलते हैं। अगला है टर्शरी सेक्टर, ये क्या होता है, ये हमें सर्विस देते हैं। इस सेक्टर में क्या होता है, सर्विस का बात होता है, एक्टिविटी रिलेटेड टू सर्विस। इट इज कॉल्ड सर्विस सेक्टर। और इसको हम लोग व्हाइट कॉलर जॉब बोलते हैं। कैसा, व्हाइट कॉलर जॉब। अगला बात करेंगे हाईएस्ट एम्प्लॉयमेंट ऑफ इंडिया। हाईएस्ट एम्प्लॉयमेंट ऑफ इंडिया कौन प्रोवाइड करता है, प्राइमरी सेक्टर। हाईएस्ट कंट्रीब्यूशन जीडीपी में, इंडिपेंडेंस यानी आज़ादी के समय जीडीपी में सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन किसका था, प्राइमरी सेक्टर का। अगला है हाईएस्ट एम्प्लॉयमेंट एट प्रेजेंट, अभी प्रेजेंट में भी बात करें तो प्राइमरी सेक्टर का ही है, पर अगर कंट्रीब्यूशन की बात करें तो वो अब चेंज हो गया है। कंट्रीब्यूशन क्या हो गया, चेंज हो गया, वो टर्शरी चला गया, ठीक है। व्हेन इंक्रीज इन डेवलपमेंट, जैसे जैसे डेवलपमेंट बढ़ता है, व्हेन इंक्रीज इन डेवलपमेंट, जैसे जैसे डेवलपमेंट बढ़ता है, इंक्रीज इन टर्शरी सेक्टर, वैसे वैसे टर्शरी सेक्टर बढ़ता है और प्राइमरी सेक्टर कम होता है। तो ये चीज था, ये आपका चैप्टर 1 था, ये चैप्टर 1 हो गया है कंप्लीट, ठीक है। और अब अगला चैप्टर है नेशनल इनकम, ठीक है। तो नेशनल इनकम हम लोग देखेंगे नेक्स्ट वीडियो पे। तो वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को सपोर्ट करिए, शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। बाय बाय एंड टेक केयर।